हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त बिंदास होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे, जो क्या होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीपीएसपी के नाम से भी बोलते हैं। यानी इसका अगर डीपीएसपी का फुल फॉर्म बताया जाए तो वो होता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आपका डीपीएसपी का फुल फॉर्म है। और क्या होता है ना कि अगर कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि जो डीपीएसपी है, यानी इसका जो प्रावधान है डीपीएसपी का, वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि डीपीएसपी का जो प्रावधान है वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, किसका, तो डीपीएसपी जो है इसका प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है और इसका मतलब उल्लेख क्या कहाँ पे है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो वो जानिए कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है। और दूसरी चीज़ कौन से कितने आर्टिकल तक है, तो वो है आर्टिकल 36 से 51 तक इसका क्या है, उल्लेख किया गया है। किसके बारे में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि 42वां संशोधन जो हुआ था 1978 में, ठीक है, वो ये कहता है कि मूल अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं है। ठीक है, जो मूल अधिकार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है डीपीएसपी से। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1978 में, इस संशोधन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो मूल अधिकार है, ठीक है, उसमें क्या है कि मूल अधिकार जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसके, डीपीएसपी से। यानी इसके अकॉर्डिंग जो कि क्या है कि डीपीएसपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मूल अधिकार के। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ये संशोधन ये कहता है कि मूल अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है डीपीएसपी से, यानी नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर देखिए क्या है कि मिनर्वा मिल्स केस ये कहता है, जो मिनर्वा मिल्स के केस जो था, ये हुआ कब था ये याद रखिए। तो ये हुआ था 1980 में। ठीक है, 1980 में ये केस जो कि हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कहता क्या है। ये जो केस हुआ था, इसने क्या कहा कि एफ आर यानी फंडामेंटल राइट्स, यहाँ ठीक है शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है कि एफ आर जो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ सकता है कि मीन्स मिनर्वा मिल्स केस जो है वो क्या, उसका क्या कहना है, वो क्या कहता है, तो उसका ये कहना है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी आपका जो नीति निर्देशक तत्व है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है, इसमें कभी कभी आपको अंतर भी पता होना चाहिए। तो अंतर आपका ये है कि देखिए इसमें क्या है ना कि जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राजनीतिक अधिकार देते हैं। जो फंडामेंटल राइट है राजनीतिक अधिकार देते हैं, लेकिन अगर वहीं पे डीपीएसपी की बात किया जाए तो ये सामाजिक और आर्थिक अधिकार देगा। दोनों में फ़र्क क्या है, यानी दोनों में अंतर क्या है। अगर फंडामेंटल राइट की बात किया जाए तो वो क्या है, राजनीतिक अधिकार देगा, लेकिन अगर डीपीएसपी की बात किया जाए तो ये सामाजिक और आर्थिक अधिकार देता है। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा अगर अंतर बात किया है तो फंडामेंटल राइट जो होता है न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय, ठीक है, परिवर्तनीय प्रवर्तनीय, ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं कि जस्टिकेबल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है ना वो परिवर्तनीय है, लेकिन अगर डीपीएसपी की बात किया जाए तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो कि क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर डीपीएसपी की बात किया तो न्यायालय द्वारा इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये चीज़ देखिए, एक इंपॉर्टेंट ये बात है कि डीपीएसपी का जो उद्देश्य है क्या है कि भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो होता है ना उसका निर्माण करना है। कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो डीपीएसपी जो उसका उद्देश्य ये है कि भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करना। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही डीपीएसपी का उद्देश्य है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये है, ये देखिए कि ग्लेविन आस्टिन ने डीपीएसपी को राज्य का आत्मा कहा था। ठीक है, ग्लेविन आस्टिन जो थे वो क्या थे कि डीपीएसपी को क्या कहे थे कि राज्य का आत्मा कहे थे। कौन, तो इस बात का याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने डीपीएसपी को राज्य का आत्मा कहा था, तो वो है आपके ग्लेविन आस्टिन। ठीक है, और फिर प्रोफेसर केटी शाह ने कहा है, क्या कहा है इन्होंने कि डीपीएसपी एक ऐसे चेक के समान है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेसर जो केटी शाह ने था, उनका क्या स्टेटमेंट था डीपीएसपी को लेके, तो ये था कि डीपीएसपी एक ऐसे चेक के समान है जिसका क्या है, अनुपात बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी डीपीएसपी एक ऐसे चेक के समान है जिसका अनुपात बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। ये किसने कहा था, तो वो कहा था प्रोफेसर केटी शाह ने। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ हमने ये बताया था आपको कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के
कौन से भाग के कितने से कितने आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख आपका आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं कि 36 से 51 में जैसे इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या बात कहा गया है। ठीक है, तो जैसे कि आर्टिकल 36 जो है इसमें ये कहा गया है कि इसमें भाग 4 के संदर्भ में राज्य की क्या परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 36 में जो भाग 4 जो है, ठीक है, उसके संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। और जो सेकेंड वाला आपका आर्टिकल है वो है 37, वो क्या है, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। 37 में ये कहा गया है, आपका ये उल्लेख है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होने पर भी, ठीक है, डीपीएसपी जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 37 में किया गया है। ठीक है, अब अभी बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। ठीक है, अब जैसे कि आर्टिकल 38 जो है, 38 आर्टिकल जो है, इसमें ये कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए क्या है, कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। जैसे क्या योजना आयोग, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए क्या करेगा, तो सामाजिक व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 38 में है। ठीक है, 39 की बात किया है तो राज्य के जैसे जो राज्य के लोग होंगे ना, इनके कल्याण के लिए सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ लागू करेगा। ठीक है, कौन, तो जैसे डीपीएसपी की बात कहा गया। ठीक है, जैसे 39 में क्या किया गया है, इसका उल्लेख किया गया। अब सामाजिक और आर्थिक ये क्या है, तो देखिए 39A और 39B, तो सामाजिक आर्थिक दो भागों में बांटा गया है। जैसे क्या है कि 39A में क्या कहा गया है आपका, कि समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता मिलनी चाहिए। किसको, तो लोगों को। ठीक है, जो राज्य के लोग हैं उनको मिलनी चाहिए क्या, समान न्याय और निःशुल्क आपको क्या मिलनी चाहिए, जितनी भी सारी सहायता है वो सारी उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आर्टिकल 39B में क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलनी चाहिए। किसको, तो राज्य के लोगों को। तो ये चीज़ें हो गई सामाजिक आर्थिक के रूप में, ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। किसको, तो उन लोगों को मिलनी चाहिए समान कार्य के लिए। और फिर क्या होगा, समान वेतन मिलनी चाहिए। किनको, तो राज्य के लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 4 जो कि आपके 40 है, तो उसमें क्या है कि अभी देखिए इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है इसमें। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कि आर्टिकल जैसे कि जो आपका अनुच्छेद जो 40 है, इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें आपका किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है ना, इसी में किया गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर 41 की बात किया जाए, तो जैसे इसमें क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार इसमें किसको है, मतलब 41 में इसका उल्लेख किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो मनरेगा के लोग होते हैं ना, वो। ठीक है, अब 42 की बात किया जाए, आर्टिकल 42 में, तो प्रसव सहायता के उपबंध का उल्लेख है। ठीक है, 43 में बात किया जाए तो उद्योगों के प्रबंध में जैसे क्या उद्योगों के प्रबंध में क्या करना है, कर्मकारी की भागीदारी से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 44 की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, समान नागरिक संहिता, यानी केवल क्या है कि गोवा में लागू है ये चीज़। समान नागरिक संहिता जो है ना, बाकी जगह नहीं, लेकिन केवल गोवा में ये चीज़ क्या है, लागू है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ याद रखिए कि सिविल मामलों में जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि में क्या होता है ना, सभी धर्मों के लिए समान कानून होगा। किसमें, तो आर्टिकल 44 में होगा। ठीक है, 47 की अगर बात किया तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, 47 में 47 की अगर बात किया जाए तो क्या होगा इसमें कि 47 में आपका है कि लोक स्वास्थ्य। ठीक है, लोक स्वास्थ्य एवं क्या है कि पोषण स्तर के बेहतर करने के प्रावधान इसमें किए गए। 47 में उल्लेख इसका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 है, क्या है, कृषि और पशुपालन। ठीक है, क्या है, गौवध का निषेध है, यानी गौवध क्या है, वंचित है। ठीक है, तो क्या करना है आपका कि 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। 44, 48 और 40 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 49 की बात किया जाए तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तुओं के आदि का संरक्षण करना 49 में इसका उल्लेख किया गया है। और 48 में की बात किया है तो 48 में आपका है, 48 में राष्ट्रीय महत्व जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तुओं आदि का संरक्षण करना, ये हमने बता दिया। अब 49 का तो हो चुका है आपका। 48A में 48A जो है, एक तो 48 है और 48A भी है। उसमें क्या है, पर्यावरण का संरक्षण व वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण है। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। अब बचे आपके 2 आर्टिकल और भी हैं। कौन कौन से, तो आर्टिकल जो है आपकी 50 है, जो कि क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना कैसे करना है, क्या है, ये सारा इसका प्रावधान इसमें बताया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख है। फिर 51 में बात किया है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में। ठीक है, ये चीज़ इसमें है। और दूसरी चीज़ ये है क्या कि आर्टिकल 45A में बात किया तो शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया। ठीक है, शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया 45 में। ठीक, अब बात करते हैं क्या है कि ये चीज़ आप जैसे क्या है ना कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 4 क्या है कि देखिए फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है
कि आर्टिकल 21A में है, ठीक है, क्या है, बच्चों का है, ठीक है, ये अधिकार क्या है कि बच्चों का है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा मिले, ठीक है। DPSP भी है, ठीक है, फंडामेंटल राइट भी है, जो शिक्षा का अधिकार में है उसमें क्या क्या है कि फंडामेंटल राइट भी है, DPSP भी है, और क्या है, मूल कर्तव्य भी है, ठीक है, FD भी है, ठीक है, मतलब मूल कर्तव्य को ही FD बोलते हैं, जिसको हम फुल फॉर्म में बोल देते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, तो DPSP भी है जो हमने बताया, तो इसमें किस में है, तो आर्टिकल 44A में है, सरकार और राज्य, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो क्या 11th यानी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, इनकी ड्यूटी है कि आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई जो करना है पढ़ाना चाहिए बच्चों को, माता पिता को भी सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट हो गया राज्य यानी DPSP जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।